तो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने मैन पावर रिसोर्सेज ऑफ पंजाब के बारे में पढ़ा था। आज हम फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है पार्ट सी का। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज और मैन पावर रिसोर्सेज, और उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो देखो, हमने ह्यूमन रिसोर्सेज में पढ़ लिया था कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज में, कि क्या स्किल है जो ह्यूमंस की है। अगर हम बात करें फिजिकल रिसोर्सेज की, तो फिजिकल रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है ये। तो जब भी हम बात करते होते हैं रिसोर्सेज की, तो हम उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फ़िज़िकल कंडीशंस क्या होती है, नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। देखो, नेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जो एक कंट्री में होते हैं। ठीक है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह का क्लाइमेट होता है, सॉइल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि भी रिवर्स क्या होती है, ड्रेन क्या होते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि पंजाब ने कितना एरिया है जो फॉरेस्ट ने पंजाब में कवर किया हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्लासीफाई करेंगे उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके बोल सकते हैं कि जो एडवांटेजेस फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं, तो डायरेक्ट वे में कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं, इनडायरेक्ट वे में कौन से मिलते हैं। फिर पावर की बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, फिर वही इलेक्ट्रिसिटी के क्या सिग्निफिकेंस है, मीन्स उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों ज़रूरी है, सोर्सेज कौन कौन से हैं पावर के। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी। फिर लास्ट में सेवन जो पॉइंट है वो क्या? लैंड यूटिलाइजेशन इन पंजाब के, मतलब लैंड जो पंजाब ने जितना लैंड एरिया कवर कर रखा है वो किस किस तरह से यूटिलाइज किया हुआ है। तो बेटा, इस कहने का मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं पंजाब में, कितने तरह के फ़िज़िकल रिसोर्सेज हैं, उसका क्या क्या यूज़ है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें फ़िज़िकल रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप कौन से है, सॉइल के बारे में, मिनरल्स के बारे में। वैसे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो पंजाब है वो रिच तो है ह्यूमन पावर में, कि मतलब यहाँ पे ह्यूमन पावर बहुत अच्छी है, बट बेटा यहाँ पे जो मिनरल्स है वो बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टोटल कुल मिला के कि फ़िज़िकल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं पंजाब में। तो जो इंट्रोडक्शन देने की बात की है, इसमें इतना बताया है कि ना जो पंजाब है ना, हम सब जानते हैं पंजाब ये 5 रिवर से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? पंजाब। और जो ये 5 रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ये 5 रिवर है। तो देखो बेटा, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है एंड झेलम है। ठीक है, तो ये 5 नदियों से मिलकर क्या बनता है? पंजाब बनता है। हम ये भी जानते हैं कि जो इंडिपेंडेंस से पहले पंजाब जो है वो पाकिस्तान का भी एक पार्ट रह चुका है, बट लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो अब पंजाब किस में इंक्लूड हो गया है? इंडिया में। ठीक है, जो ईस्ट पंजाब है वो इंडिया में आ गया, जो वेस्ट पंजाब है वो कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। ठीक है बेटा, अब देखो ये बात बताया गया है कि पंजाब में कि कितनी तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अब उसने जो बताया मेन कि जो पंजाब है उसको हम पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 रिवर से मिलके बना हुआ है। इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि पंजाब को हम फूड बाउल भी कहते हैं, फूड बाउल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो पंजाब है ना, ये बहुत क्रॉप्स बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर, तो ये फूड बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है ऑल ओवर इंडिया। हरियाणा, पंजाब जो है बहुत फेमस है, ठीक है, फूड क्रॉप्स के लिए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फूड बाउल भी बोलते हैं। अब देखो, ये इसके एरिया की बात कर रहा है कि पंजाब ने कुल कितना एरिया कवर किया हुआ है। पंजाब हैज़ एन एरिया ऑफ 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखो बेटा, बता रहा है कि जो पंजाब ने वो 50,362 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रखा है। अब वो कितना पार्ट है इंडिया का? वो 1.5% है टोटल एरिया ऑफ इंडिया का। ठीक है, अब इसके बाद वो बता रहा है कि इसमें जो 84% लैंड है वो है अंडर कल्टीवेशन है। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है बेटा? ये भी 2011 में जो हमने सेंसस किया उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब वॉज 2.77 करोड़, जो अब तो बढ़ चुकी है क्योंकि अभी नेक्स्ट सेंसस जो है हमारा वो 2021 में होगा, आफ्टर 10 ईयर्स होता है। तो उसने क्या बताया कि जो पॉपुलेशन ऑफ पंजाब
थी वो 2011 में कितनी थी 2.77 करोड़। देयर आर 22 डिस्ट्रिक्ट, ये जो बातें ये हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देयर आर 22 डिस्ट्रिक्ट्स, ये नॉर्मली सिर्फ 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो पंजाब है उसमें टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 डिवीज़न्स हैं, 81 तहसील्स हैं, 145 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, 70 सिटीज़ हैं, 145 टाउन हैं एंड 12,581 विलेजेस हैं। ठीक है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इट इज़ द 7th स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। देखो लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो हम बात करते हैं एरिया कवर के, वो हमारी राजस्थान है क्योंकि वो बहुत सारा एरिया कवर करती है, किसका, इंडिया का। और ऐसे ही अगर एरिया कवर की बात करें तो पंजाब का कितना इसमें रैंक आ दिया है 7th। ठीक है। तो जो सतलुज, ब्यास, रावी आर 3 मेन रिवर ऑफ पंजाब, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। तो सतलुज, ब्यास और रावी है वो क्या होते हैं, थ्रू आउट द ईयर बहते रहते हैं। ठीक है, यानी कि उनका फ्लो होता रहता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिज़िकल कंडीशंस की। तो देखो फिज़िकल कंडीशन का कहने का मतलब इसका ये है कि जो मतलब लैंड कवर करता है पंजाब, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो पंजाब कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। देखो वो 3 मेन पार्ट कौन से हैं। सब माउंटेनियस रीजन, कहने का मतलब यह है कि पंजाब में बहुत बड़े बड़े माउंटेन नहीं है, सब माउंटेनियस रीजन है। एल्यूवियल प्लेन है, जो मतलब आप बात करते हैं ना, नदियाँ भाकर लेकर आती होती है पानी, तो उससे जो एरिया बन जाता है, लैंड बन जाता है, समतल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एल्यूवियल प्लेन। डेजर्ट एरिया और साउथ वेस्ट रीजन, उसके अलावा डेजर्ट एरिया भी है जहाँ पर पानी बहुत कम है। ठीक है। अब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सब माउंटेनियस रीजन क्या है, द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पंजाब इज़ हिली। तो देखो बता रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है पंजाब को वो थोड़ा हिली है, बहुत ज़्यादा नहीं है बेटा, इसलिए इसको सब माउंटेनियन बोला गया है, बट हिली एरिया है। ठीक है। सो दिस रीजन इंक्लूड द अपर रीजन ऑफ गुरदासपुर। अब बता रहे हैं कि जो सब माउंटेन जो रीजन है उसमें कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं। तो गुरदासपुर, होशियारपुर, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट। दिस रीजन इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। तो शिवालिक की जो हमारी हिल है उसके अंडर ये वाले आते हैं। ठीक है। उसके बाद बताया 3 रिवर्स, नेमली ये पहले भी बता चुकी हूँ, सतलुज, ब्यास, रावी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस रीजन। कहाँ से, कौन से रीजन से, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं सब माउंटेनियन रीजन से। दीज रिवर्स इरीगेट लैंड एंड यूज फॉर पावर जनरेशन। तो जो ये 3 रिवर मेन है, सतलुज, ब्यास और रावी, इन्हीं से पानी यूज़ किया जाता है इरीगेट लैंड के लिए, यानी कि फसलों में पानी पहुँचाने के लिए। ठीक है। एंड यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। भाखड़ा डैम बहुत फेमस डैम है, आपको पता ही है। भाखड़ा डैम, नांगल डैम एंड पोंग डैम एंड थाइन डैम आर सिचुएटेड इन दिस रीजन। तो इस स्पेसिफिक रीजन की बात कर रहा है सब माउंटेनियन की, कि यहाँ पर ही भाखड़ा डैम है, नांगल डैम है, पोंग डैम है और थाइन डैम है। ठीक है। मैनी कैनल्स हैव बीन टेकन आउट ऑफ दिस रिवर्स। अब वो बता रहे हैं जो 3 रिवर हमने बात की है उसी में बहुत सारी और भी कैनल्स भी बनती हैं। ठीक है। फिर इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड अलॉन्ग शिवालिक हिल्स। ठीक है। किसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि जो नदियाँ हैं जो ये सिचुएटेड यहाँ पर है। ठीक है। स्टार्ट वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर आगे से होती है, बट जो एंड होती है वो कहाँ पर होती है, शिवालिक हिल पे। ठीक है। इसके अलावा देर आर मैनी स्ट्रीम्स एंड शोज। अब बता रहा है कि यहाँ पे झरने वगैरह के बारे में बता रहा है। दीज कॉज सॉइल इरोजन ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब देखो पानी का अगर फ्लो बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है मिट्टी उसके साथ बहेगी तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। Now check dams have been constructed to use their water of irrigation and also to prevent soil erosion। तो देखो बता रहा है कि कुछ हमने डैम्स बनाए हैं, आप सबको पता है बांध बनाए हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो सॉइल इरोजन है उसको कम भी कर सकें और जो पानी है नदियों का उसको हम इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज़ कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ढोलबाहा, मेली एंड चाहल डैम। ठीक है। ये कुछ डैम बनाए गए हैं ताकि इनका यूज़ कर सकें हम। देन है रेनफॉल इज़ एडिक्वेट, अच्छा रेनफॉल होता है। ठीक है। सफिशेंट रेनफॉल होता है। किस रीजन की बात हो रही है अभी, सब माउंटेन रीजन की। दिस बेल्ट इज़ कॉल्ड, इसको हम कांडी एरिया भी कहते हैं। इट इज़ लेस हॉट इन समर एंड मोर कोल्ड इन विंटर। कहने का मतलब है कांडी एरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो समर है यानी गर्मी है उसमें तो कम गर्म होता है, बट लेकिन जो विंटर ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वीट, मेज़ एंड राइस आर मेन क्रॉप्स। देखो क्या क्या होते हैं, वीट, मेज़ एंड राइस आर मेन क्रॉप्स, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो राइस होना तो है ही, क्योंकि राइस के लिए पानी की नीड होती है। बाजरा, मस्टर्ड एंड पोटैटोज आर ऑल्सो कल्टिवेटेड, उनको भी बदल बदल के लगाया जाता है।
देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इतना पानी होने के बावजूद भी यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की कमी है। इट कंटेन्स मोर सैंडी रॉक्स, कौन सी सैंडी लैंड, देखो रॉकी लैंड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है हिल्स वगैरह है, तो जो सैंड होगी वो कैसी होगी, रॉकी लैंड होगी ना, क्योंकि वो पहाड़ों से आ रही है, ठीक है। दिस एरिया हैज़ मोर रेंज एज कम्पेयर टू अदर पॉइंट्स एंड ऑल्सो हैज़ फॉरेस्ट, तो यहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा है और यहाँ पर जो बारिश होती है वो बाकी रीजन से भी ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं एलुवियल प्लेन्स की, ठीक है। देखो दिस एरिया इज़ वेरी फर्टाइल, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि नदियों के पानी से बन रहे हैं, नदियों के पानी बहाव लेकर आती है तो ज़मीनें बनती है ना वहाँ पर, क्योंकि वो मिट्टी लेकर आती है अपने साथ, ठीक है। तो फर्टाइल होंगी क्योंकि रिवर का यहाँ पे पानी आ रहा है। इट इज़ फॉर्म बाय द सॉइल ब्रॉड बाय 3 रिवर्स, देखो कौन कौन सी 3 रिवर्स हैं वो हम बात कर चुके हैं, कौन कौन सी है, सतलुज, ब्यास एंड रावी। इट इज़ कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ फूड ग्रेन्स, देखो उसको स्टोर हाउस ऑफ फूड ग्रेन्स बोलते हैं, किसको, एलुवियल प्लेन को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फसल बहुत अच्छे से होगी क्योंकि नदियों का पानी आ रहा है, अच्छा पानी आ रहा है, ठीक है। तो जो वहाँ की सॉइल है वो फर्टाइल है। इट इंक्लूड्स अमृतसर, देखो इसमें एरिया कौन कौन से आते हैं, अमृतसर, जलंधर, गुरदासपुर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला एंड संगरूर। जो ये प्लेन है हमारे एलुवियल प्लेन, उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा माझा रीजन, डोआबा रीजन एंड मालवा रीजन, ठीक है। प्लेन्स को हम 3 में डिवाइड करते हैं। देखो जो माझा रीजन है वो किसके बना हुआ है, रावी एंड ब्यास रिवर से बना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डोआबा रीजन है वो किस किस के बीच में, व्यास और सतलुज के बीच में है। और जो मालवा रीजन है वो किस किस के बीच में है, द एरिया सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ रिवर सतलुज इज़ कॉल्ड मालवा रीजन, तो किसके अंदर है, वो सतलुज नदी के। जो बाकी 2 हैं वो किसके बिटवीन है, जो माझा है वो रावी एंड ब्यास के बीच में है, और जो दोआबा रीजन है वो ब्यास और सतलुज के बीच में है। जो मालवा है वो साउथ वेस्ट ऑफ रिवर सतलुज के हैं, ठीक है। इसमें एरिया कौन कौन से कवर होते हैं, लुधियाना हो गया हमारा, संगरूर हो गया, पटियाला हो गया, ठीक है। देखो इसमें क्या बताया गया है, इसकी क्वालिटी है कि लैंड होल्डिंग्स आर बिगर इन साइज इन दिस एरिया, क्योंकि देखो मिट्टी जो है वो उससे आ रही है रिवर से, तो ऑब्वियस है कि जो लैंड होल्डिंग आर बिगर इन साइज इन दिस एरिया। दीज प्लांट्स आर फर्टाइल एंड वेल इरीगेटेड, पानी के लिए अच्छे से यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से होता होगा। वीट, राइस, शुगर कैन, पल्सीज, मेज, ऑयल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। हम इनके अच्छे से एग्रीकल्चर फूड क्रॉप हम यहाँ पे इजीली जो है हम ग्रो कर सकते हैं। और खन्ना एंड मांडी गोविंदगढ़ एक्सट्रैक्टाइज मेन इंडस्ट्रियल सेंटर, तो जो इंडस्ट्रियल सेंटर है वो भी यहाँ पर कौन कौन से, खन्ना एंड मंडी गोविंदगढ़, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डेजर्ट रीजन की। तो देखो बेटा सबसे पहले हमने हिली एरिया की बात कर ली, फिर हमने प्लेन्स की बात करी, एलुवियल प्लेन्स की। अब हम बात कर रहे हैं डेजर्ट रीजन की। तो देखो डेजर्ट मतलब जहाँ पर तो क्या होगा, वहाँ पर पानी बहुत कम होगा, ठीक है। साउथ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब इज़ सैंडी, रेतीला होगा। इट इंक्लूड्स भटिंडा, मुक्तसर, मानसा, फरीदकोट, अबोहर तहसील ऑफ फिरोजपुर एंड बरनाला तहसील ऑफ संगरूर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो आसपास के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, अबोहर, फाजिलका हो गया, भटिंडा हो गया, तो यहाँ पर ये साउथ वेस्ट रीजन है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, और जो बात करें ना तो यहाँ हिल एरिया होता है, और ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है। द क्लाइमेट इज़ ड्राई एंड सॉइल इज सैंडी, ठीक है, रेतीली मिट्टी होती है। वीट, कॉटन, गेम्स एंड पल्सेज आर मेन क्रॉप्स जो हम यहाँ पे उगा सकते हैं। इट हैज़ लेस रेन, मैंने आपको बता दिया। हैंड थॉर्नी बुशेज एंड किक्कर ट्रीज इन अ बिग नंबर, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे किक्कर, क्योंकि इनको पानी की नीड कम होती है, वो जल्दी से यहाँ पे उग जाते हैं। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज़ ऑल्सो नोन एज एथर, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है उसको हम किस नाम से बोलते हैं, एथर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमें पता है, जो भी हमें नेचर से मिलता है, जैसे क्लाइमेट, सॉइल, वाटर रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज एंड मिनरल वेल्थ। देखो मिनरल भी हमें ज़मीन से मिलता है, पावर रिसोर्सेज भी, हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हम मोस्टली क्या करते हैं, पहले तो हमें वाटर वगैरह से बनानी पड़ेगी, तो उसका भी मेन रीज़न नेचर ये है, वाटर रिसोर्सेज का भी, सॉइल का भी और क्लाइमेट का भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है। देखो क्लाइमेट क्या होता है, वो वेदर की, जैसे वेदर होता है वैसे क्लाइमेट होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होता है। जैसे मान के चल रहे हैं 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, तो जो क्लाइमेट हम बात करते हैं चेंज होना, क्लाइमेट जैसे सीजन चेंज होते हैं, ऐसे ही क्लाइमेट को कहते हैं, ठीक है।
तो बताने का मतलब ये है कि जो क्लाइमेट है, यानी कि यहाँ पर जो सीज़न है या जहाँ जो यहाँ पर वेदर होता है वो मोस्टली किस तरह का होता है। देखो बेटा, जो वेदर होता है वो क्या होता है, डे टू डे हम निकालते होते हैं। वेदर जो होता है वो हम डे वाइज भी निकालते हैं, वीकली भी निकालते हैं, मंथली भी निकालते हैं। बट लेकिन जो वेदर से ऊपर होता है, जिस वेदर के कारण जो क्लाइमेट वहाँ पे बन जाता है, जो वहाँ पे मौसम बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर। तो बता रहा है गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ठंड होती है। ठीक है, तो दीज आर द 3 सीज़न इन पंजाब। देखो बता रहा है कि यहाँ पे पंजाब में क्या होता है, सर्दियों में बहुत ठंड और गर्मियों में बहुत गर्मी। तो 3 मेन यहाँ पर सीज़न होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, समर, मानसून और विंटर। ये तो हम सब जानते हैं वैसे भी कि जो मेन सीज़न है हमारे वो है भी समर, विंटर और मानसून। ठीक है बेटा, तो समर अप्रैल टू जून होता है, मानसून जुलाई टू सितंबर होता है और जो विंटर होता है अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, जो तो टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सर्दियों में बहुत कम हो जाता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी कभी जो सर्दियों में टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। तो द रेनफॉल इज़ मैक्सिमम इन मानसून। मानसून में बारिश बहुत ज़्यादा होती है जुलाई टू सितंबर में, जो कि हम खरीफ क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। बेटा देखो 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर फिलहाल ये जान लो आप कि जो जुलाई टू सितंबर में उगाई जाती है वो हमारी खरीफ क्रॉप्स होती है। वैसे तो कहा जाए तो मान के चल रहे हैं कि जून से लेके जो दिसंबर तक के टाइम में होती है, अक्टूबर दिसंबर तक, वो हमारी खरीफ क्रॉप होती है। और जो नवंबर दिसंबर से लेके जो मार्च अप्रैल में फसल कटती होती है वो हमारी क्या होती है, रबी क्रॉप होती है। ठीक है बेटा, विंटर रेनफॉल कम्स बिटवीन दिसंबर एंड फेब। कभी कभी दिसंबर और फरवरी में भी बारिश आ जाती है। इट इज़ कैंटी, इट इज़ यूज़फुल फॉर रबी क्रॉप्स। ठीक है, पता चल गया, रबी जो होती है वो विंटर में होती है और खरीफ जो होती है वो समर में होती है। गुरदासपुर, रोपड़ एंड चंडीगढ़ हैव मैक्सिमम रेनफॉल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जलंधर, होशियारपुर, अभी नाम बता रहे हैं सिटीज़ का कि कहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, शहीद भगत सिंह नगर, अमृतसर, लुधियाना, कानपुर, यहाँ पर भी एवरेज रेनफॉल होती है। बट जो बठिंडा है, फिरोजपुर है, संगरूर है, यहाँ पे क्या होती है, लेस रेनफॉल होती है। ठीक है, उसके बाद सॉइल की बात करिए। अभी हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया, अब हम सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो जो यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है वो कितनी तरह की पाई जाती है, इसमें बताया यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सॉइल पाई जाती है। फर्स्ट है लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल जो रिवर से आती है, और डेजर्ट सॉइल, ये इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, जो डेजर्ट रीजन में पाई जाती है, एलुवियल प्लेन में पाई जाती है, और ये लेटराइट सॉइल। तो जो लेटराइट सॉइल होती है वो किससे बनती है, मोस्टली रॉक से बनती है। तो ये किस में आएगी, हमारी सब माउंटेन रीजन में, ये हमारी एलुवियल रीजन में, और ये किस में आएगी, हमारी डेजर्ट रीजन में। तो लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। दिस सॉइल इज़ मेड ऑफ रॉक्स। ठीक है, इसलिए कि कहाँ मिलेगी, ये हमें मिलेगी सब माउंटेन रीजन में। तो दिस लैंड इज़ फर्टाइल कम होंगे क्योंकि रॉक की मिट्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फर्टिलिटी कम होगी, जो होगी वो पानी पकड़ नहीं सकती ज़्यादा ही है। तो द सॉइल इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो इसलिए ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी नहीं होता और फॉस्फोरस भी नहीं होता। ठीक है, जो एलुवियल सॉइल है वो हमें पता है कि वो रिवर के उस बनती है, रिवर सॉइल से बनती है, तो फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ पर जो यहाँ पे आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर क्रॉप्स। उसके बाद बात कर लेते हैं डेजर्ट सॉइल की। पता ही है जो कहाँ मिलती है, हमें डेजर्ट रीजन में मिलती है, बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट। ठीक है, और ये कौन सी होती है, सैंडी सॉइल होती है। इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, पानी पकड़ होल्डिंग नहीं होती इनकी। ठीक है, और वाटर होल्डिंग बहुत कम होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस भी इनमें बहुत कम होता है। द सॉइल इज़ गुड फॉर ग्राम्स, पल्सेस, कॉटन एंड बाजरा, क्योंकि इन सब के लिए थोड़ा पानी कम चाहिए। तो यहाँ पर इनकी जो है एग्रीकल्चर में हम इनका कर सकते हैं, इनकी फूड क्रॉप्स हम यूज़ कर सकते हैं। देन है मिनरल्स। पंजाब इज़ डेफिशिएंट इन मिनरल वेल्थ। मैंने आपको पहले भी बता दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि ह्यूमन रिसोर्सेज तो बहुत अवेलेबल है पंजाब में, बट मिनरल रिसोर्सेज बहुत कम है। ठीक है, फॉरेस्ट भी मिल जाते हैं पंजाब में, बट मिनरल रिसोर्सेज बहुत ना के बराबर है। पंजाब इज़ डेफिशिएंट इन मिनरल वेल्थ। देर इज़ नो माइंस ऑफ मिनरल्स एंड कोल। देखो बता रहा है कि कोल की तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई माइंस नहीं है, ना ही मिनरल की कोई माइंस है। ओनली स्टोन्स आर फाउंड एट सम प्लेसेस। सिर्फ क्या मिलते हैं, स्टोन्स मिलते हैं, वो भी कुछ ही जगह पे। फिर वाटर रिसोर्स की बात आ रही है। देखो बेटा, जब इतना बड़ा ये क्रॉप एरिया है, इसको ग्रीन बाउल और फूड बाउल भी कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वाटर अवेलेबल हो गई। तो वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे 2 टाइप से होता है, एक होता है रिवर से और दूसरा होता है ड्रेन से। ठीक है,
तो रिवर्स में हमें पता है सतलुज, ब्यास और रावी 3 है, और जो चेनाब और झेलम थी वो तो हम जब डिवीज़न हुआ था इंडिया का, तो पंजाब की जो बाकी दो थे वो वेस्ट पंजाब के साथ कहाँ चले गए, पाकिस्तान। ठीक है। सो जो ड्रेन्स की बात करें वो है काली वेन, चिट्टी वेन और चक्की रिवर। ठीक है। तो रिवर और जो ड्रेन्स है ये दो रिसोर्सेज हैं किसके, वाटर के। तो रिवर्स में आता है सतलुज, ब्यास एंड रावी आर द मेन रिवर। सतलुज जो है अभी हमने पढ़ा था, सतलुज ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक। ठीक है। बाखरा डैम हैज़ बीन बिल्ट ओवर इन दिस रिवर, बहुत फेमस है बाखरा डैम, और ये कहाँ पर है, सतलुज नदी पर। ब्यास रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्यास कुंड, कहाँ से बना है, ब्यास कुंड से बना है। अभी हमने पढ़ा था कहाँ से आती है, हिमाचल प्रदेश से आती है। इट कन्वर्स विद सतलुज एट हारिके इन फिरोजपुर में जो हारिके है वहाँ पर ये मिलती है। ठीक है। किसके साथ, सतलुज के साथ। पौंग डैम हैज़ बिन बिल्ट ऑन दिस रिवर, कौन सा डैम बना हुआ है, ब्यास पे पौंग डैम। जो रावी है वो हमारी शिलोंग पास ही नहीं, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही है, और जो ये पाकिस्तान में लाहौर में से एंटर होती है। और थाइन डैम जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि भाई जो 3 डैम हमने बनाए हैं, वो जो थाइन डैम है वो हमारा कहाँ बना हुआ है, रावी पर। ठीक है। इसके अलावा कुछ ड्रेन्स और चॉज भी हैं इधर। ठीक है। तो चक्की रिवर, काली बेन, चिट्टी बेन आर सम एग्जाम्पल। ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, ड्रेन्स के। तो सम चॉज ऑल्सो हैव वाटर इन रेनी सीजन। तो चॉज मतलब आप लगा सकते हैं, जो एक जगह होती है ना जो पानी के टाइम पर भर जाती है, जैसे तालाब टाइप होता है, ऐसी एक जगह होती है जो जो पानी के टाइम पे भर जाते हैं। तो कुछ शॉज ऐसे होते हैं जो रेनी सीजन में क्या हो जाते हैं, वाटर से फुल हो जाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज की। तो बेटा मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट के मामले में तो ठीक है, बट मिनरल्स बहुत कम है पंजाब में, बट फॉरेस्ट जो है वो ठीक है। 24 पॉइंट समथिंग जो है वो एरिया कवर करते हैं टोटल पंजाब का। तो हम पढ़ लेते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। फॉरेस्ट हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ रीजन। देखो फॉरेस्ट होंगे तो ऑब्वियसली बात है क्लाइमेट को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ भी है कि जहाँ जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं उतने ज़्यादा ही वहाँ पर रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा पेड़ पौधे कम होंगे तो वहाँ पर डेजर्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो जो फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते ही करते हैं। देन उसके बाद किस किस पे इम्पैक्ट डालते हैं, फॉरेस्ट हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ रीजन, फूड कंट्रोल, रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयड। देखो रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करके जो गवर्नमेंट है वो पावर रिसोर्सेज वगैरह बनाती है, और वो अगर आम लोगों को देगी तो ये उसको पास पैसे आएंगे। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, फूड कंट्रोल खाने की मिलती है, फॉरेस्ट से ही मिलता है सारा कुछ। तो जो फॉरेस्ट वेल्थ ऑफ पंजाब की बात करें तो 3080 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अंडर फॉरेस्ट कितना है, 3080 स्क्वायर किलोमीटर है फॉरेस्ट एरिया किसका, पंजाब में। इट इज़ 6.1% ऑफ टोटल एरिया ऑफ पंजाब। बता रहा है कि जो टोटल एरिया जो पंजाब का उसका कितना पार्ट है, 6.1% है टोटल एरिया ऑफ पंजाब का। 35% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ होशियारपुर, 35% यानी लार्जेस्ट एरिया कवर कर रखा है किसने, फॉरेस्ट में होशियारपुर ने। 23% रोपड़ में, 10% गुरदासपुर में। जो पर कैपिटा फॉरेस्ट है, अगर बात करें पर कैपिटा की, मतलब एक पर्सन पे लगाएं तो कितना पड़ेगा फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन। ठीक है। पर कैपिटा फॉरेस्ट इन इंडिया इज़ 0.6 हेक्टर, बट इन पंजाब इज़ 0.02 हेक्टेयर। तो अगर हम बात करें पर कैपिटा फॉरेस्ट जो हम एक पर्सन की बात करें तो इंडिया में तो है 0.16 हेक्टेयर, और जो पंजाब में वो कितना है 0.02 हेक्टेयर। ठीक है बेटा। उसके बाद बता रखा है कि जो 1965 में जो एरिया था वो सिर्फ 1872 स्क्वायर किलोमीटर था, जो बढ़कर अब कितना हो गया है 3080 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट देखो यहाँ पे कितनी तरह के हैं, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, थॉर्नी फॉरेस्ट है, बैम्बू फॉरेस्ट है, और माउंटेनियस फॉरेस्ट है। ठीक है। तो अगर फॉरेस्ट की बात की गई तो 1 2 3 4। ठीक है। तो यहाँ पे अभी अगर बात करें फॉरेस्ट की तो अगर उनके यहाँ पे पाए जाने वाले, अगर हम बात करें पेड़ पौधों के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स के हैं। जबकि ऑनरशिप के अकॉर्डिंग आगे हम डिवाइड करेंगे कि ऑनरशिप के अकॉर्डिंग कितने हैं, लीगल स्टेटस के अकॉर्डिंग कितने हैं। फिलहाल हम किसके बारे में बात करें कि जैसे वहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके बेस पे कितने हैं।
ठीक है। तो द फॉलोइंग्स आर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट है ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, नाम से क्लियर होता है जहाँ पे बड़े पत्ते पाए जाते हैं जिन फॉरेस्ट में। तो दिस फॉरेस्ट इंक्लूड यूकेलिप्टस एंड मैनी अदर ट्रीज, ठीक है। उसके बाद बात करें थॉर्नी फॉरेस्ट, जहाँ कांटेदार पाए जाते हैं। कीकड़ इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। बैम्बू फॉरेस्ट, जहाँ पे बैम्बू ट्रीज पाए जाते हैं। माउंटेनियस फॉरेस्ट, जहाँ पे जो माउंटेनियस ट्री पाए जाते हैं जैसे पाइनस ट्री, ठीक है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन हुआ है फॉरेस्ट का, वो जो मेन हुआ है वो मेनली किस वजह, ये तो बेटा जो फॉरेस्ट का पहले क्लासिफिकेशन हुआ था वो किसके अकॉर्डिंग हुआ था, अकॉर्डिंग टू प्लांट्स, ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि लीगल स्टेटस के अकॉर्डिंग और ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि मतलब लीगल स्टेटस का कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे हैं जो रिजर्व हैं, अनरिजर्व हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ये सब। और ऑनरशिप का मतलब होता है कि ये किसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो पहले है लीगल स्टेटस ऑफ, ठीक है। लीगल स्टेटस की बात करें जैसे रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं, क्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ये लीगल हमारे फॉरेस्ट की बात करें। फिर आता है ऑनरशिप की बात, यानी कि इनका जो ऑनरशिप के कहने का मतलब है किसके अंडर है, ठीक है। तो ऑनरशिप बेसिस पे होते हैं स्टेट फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट। स्टेट फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट के अंडर होंगे, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर। और प्राइवेट फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, जो एक प्राइवेट सेक्टर के अंडर होंगे, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल स्टेटस, अभी हमने बात की थी रिजर्व फॉरेस्ट, तो रिजर्व फॉरेस्ट होंगे जो रिजर्व्ड होंगे। दीज फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 44 स्क्वायर किलोमीटर इन पंजाब, ठीक है। कितने एरिया में फैले हुए हैं, 44 स्क्वायर किलोमीटर इन पंजाब। दीज आर एसेंशियल फॉर एनवायरमेंटल बैलेंस, एनवायरमेंट के बैलेंस के लिए ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो और इसमें सारे अगर पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा ना, क्योंकि बारिश वगैरह में हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। देन चेकिंग फ्लड को रोकने के लिए, सॉइल इरोजन, इन सब के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे कैन नॉट बी यूज विदाउट द प्रायर ऑफ अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, काट नहीं सकते इनमें जो पेड़ पौधे हैं उनको, किसके परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, तो अगर इनका यूज़ करना है या इनके अंदर एंट्री भी लेनी है तो गवर्नमेंट अप्रूवल। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड से क्लियर हो रहे हैं जिनको हमने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। दिस फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1127 स्क्वायर किलोमीटर इन पंजाब। इंडस्ट्रियल वुड इज़ फाइंड इन दिस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कौन सी वुड मिलती है पेड़ पौधों में से, इंडस्ट्रियल वुड, बट हमने इनको क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। देन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जिनको अभी हमने क्लासीफाई ही नहीं किया है। दिस फॉरेस्ट आर गिवन टू लीज बाय द गवर्नमेंट। आप क्या करते हैं, लीज, गिवन ऑन लीज बाय द गवर्नमेंट। लीज का मतलब ये होता है कि देखो जब हम लीज की बात कर रहे हैं तो एक लीज लेसर होता है और एक लीजी होता है, ठीक है। लेसर होता है जो देता है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो लेसर है, वो लीज पे यानी कि फॉरेस्ट का यूज़ करने के लिए कुछ टाइम के लिए किसको दे सकते हैं, लीजी को दे सकते हैं, जो इसको लेगा और बदले में एक अमाउंट पे करता है, ठीक है। द लीज होल्डर सेल द वुड आफ्टर कटिंग द फॉरेस्ट। दीज आर 157 स्क्वायर किलोमीटर इन पंजाब। तो ये जो एरिया है वो किसका है, गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट इसको लीज पे दे देती है। जो जिसको लीज पे देती है वो इसका यूज़ कर सकता है, ठीक है बेटा। देन है क्लासिफाइड फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1900 और 1927। किसके अंडर इसको क्लासीफाई किया गया है, 1900 और 1927 फॉरेस्ट एक्ट के अंडर। दीज आर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर सॉइल कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है। एरिया कितना है, 1702। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मैंने आपको बताया कि स्टेट फॉरेस्ट है, दूसरा प्राइवेट है। तो देखो स्टेट फॉरेस्ट में उसने बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट कवर करेगी वो है। फिर इसने बताया कि जो धीरे धीरे हम रिसेंटली देखते हैं इन 2014-15 एरिया जो हमारा वो कितना हो चुका है स्टेट फॉरेस्ट का, 138 स्क्वायर किलोमीटर, और जो 1970-71 में था वो 198 था, ठीक है बेटा। अनक्लासिफाइड का तो ये तीनों का दिया हुआ है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। और अगर हम बात करें स्टेट फॉरेस्ट की तो 2014-15 में इसका एरिया कितना हो गया, 138 स्क्वायर किलोमीटर। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फॉरेस्ट के बारे में मैंने बता दिया, कौन कवर करता है इसको, प्राइवेट पर्सन कवर करता है खुद के लिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट ओन बाय पर्सन अदर देन स्टेट एंड आर कॉल्ड प्राइवेट फॉरेस्ट, ओके। और इसने कितना एरिया कवर कर रखा था 2014-15 में, 1114 यानी कि 1114 स्क्वायर किलोमीटर। और गवर्नमेंट ने कितना किया हुआ है, 1300 स्क्वायर किलोमीटर।
तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब कौन कौन से हैं, और इसमें से हम कवर कर चुके हैं फॉरेस्ट को कवर कर चुके हैं, जो रीजन है हमारे पंजाब में उसको कवर कर चुके हैं, सब माउंटेनियस रीजन, एलुविलियन रीजन और डेजर्ट रीजन, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे जो हमारे टॉपिक रह गए हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये जो मैंने आप बताया है फिज़िकल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब के बारे में आपको क्लियर हुआ हो और आप इससे अच्छे से नोट्स बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।